हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज इन क्वेश्चंस का आपको मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा और यहाँ पे एक एक कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा इन सभी क्वेश्चंस को। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो चैप्टर मैंने उठाया है पृष्ठ रसायन, इस चैप्टर से 5 अंक का पूछा जाना है और यहाँ से कम आपके 5 अंक कंप्लीट किए जाएंगे। यही लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैं आपको दे रहा हूँ बोर्ड एग्जाम पर। ये क्वेश्चन है, आप गौर करके देख सकते हैं, इनका सॉल्यूशन मैं करवाने वाला हूं। सबसे पहले दो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई सपोज करो रासायनिक अभिक्रिया है, मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया, उसमें जो में उत्प्रेरक का प्रभाव निम्न को परिवर्तित करता है, मत करना होता है। मतलब कह रहा है कि अगर कोई अभिक्रिया हो रही है, सपोज करो हम H2SO4 को अभिक्रियात्मक रूप से करवा रहे हैं, कुछ यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे जो हम लोग उत्प्रेरक रखते हैं, क्या रखते हैं, उत्प्रेरक रखते हैं, हीट करते हैं या फिर किसी की उपस्थिति में रखते हैं, तो वह उत्प्रेरक क्या परिवर्तित करता है, मतलब इसकी क्या परिवर्तित करता है। तो दोस्तों इसकी जो ऊर्जा होती है, क्या होती है, इसकी जो ऊर्जा होती है उसको संक्रित करता है, मतलब कि बदलता है। तो यहाँ पे इसकी संक्रिय ऊर्जा को बदलता है, किसको, संक्रिय ऊर्जा को बदलता है, संक्रिय ऊर्जा को। सबसे पहली बात आप याद रखिए, जब कभी रासायनिक अभिक्रिया होगी और उसमें उत्प्रेरक जो रखा जाता है वो उसकी संक्रिय ऊर्जा मतलब ऊर्जा में बदलाव कर देता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्लियर है। इसके बाद देखिए दोस्तों, संपर्क विधि से H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। जब हम लोग संपर्क विधि से H2SO4 का निर्माण करते हैं तो वहां पे V2O5 की उपस्थिति में करते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक कौन सा रहता है, V2O5। यहाँ पे देख लीजिए कोई V2O5 है, ये है, तो V2O5 ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये दो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। आइए देखते हैं कोलाइडी विलयन क्या होता है, कोलाइडी विलयन की परिभाषा लिखिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कितने बार पूछे जा चुके हैं, तो यहां पे आप हेडिंग लगा लीजिए कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कोलाइडी विलयन को। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और प्लीज़ हाँ यार इस वीडियो को तो शेयर कर दीजिए। आपके लिए मैं केमिस्ट्री भी फ्री में पढ़ाने लगा। फिजिक्स की आपको जो है, फिजिक्स की आपको पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल गई है। आप जा करके प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं, फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो उसे आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, बाय सक्सेस नॉलेज लगा करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यार इस वीडियो को शेयर करना तो बनता है, डाल लीजिए कोलाइडी विलयन। देखिए, तो आइए बात करते हैं कोलाइडी विलयन क्या है। कोलाइडी विलयन दोस्तों वह विलयन होता है, सपोज करो कोई विलयन आपने ले लिया, जल, क्या ले लिया आपने, जल, एक विलयन ले लिया और उसको आपको गैस जलाना है, और गैस जला रखना नहीं है, गैस जलाने पे उसको रख देना है। जब वो हीट होगा तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, क्या होगा, उसकी जो अवस्था होगी उस पर परिवर्तन होगा। तो उसकी अवस्था में परिवर्तन कब होगा, या तो उसमें कण होंगे, या तो उसमें कण होंगे, या तो उसमें अणु होंगे। तो वो जो अणु होते हैं इन्हीं में अदल बदल होता है, तभी वो पानी हीट हो जाता है। तो इसी को हम लोग, ये जो कोलाइडी विलयन होता है यही कहलाता है कोलाइडी विलयन। मतलब आप बोल देंगे यदि कोई विलयन है, उसकी अवस्था को, हम उसकी अवस्था को परिवर्तित करना चाहते हैं, और उसमें जो उपस्थित जो जो भी कण होंगे या अणु होंगे उनके आकार पर निर्भर करता है कि ये कण इतना छोटा है, कि ये कण इतना बड़ा है, कि ये अणु इतना छोटा है, कि ये अणु इतना बड़ा है। इनके आकार पर निर्भर करता है जो विलयन, वही विलयन कोलाइडी विलयन कहलाता है। मतलब अगर कोई विलयन है, उस विलयन की अवस्था में परिवर्तन करना है, तो उसमें जो कण या अणु उपस्थित होते हैं तो उनके आकार पर डिपेंड करता है कोलाइडी विलयन। अगर कोई कोलाइडी विलयन होगा तो उस पर यह डिपेंड करना चाहिए कि उसमें कण कितना छोटा है और कितना बड़ा है, या फिर अणु कितना छोटा है और कितना बड़ा है। तो समझ गए होंगे कोलाइडी विलयन क्या होता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कोलाइडी विलयन की परिभाषा, वह विलयन जिसकी अवस्था में, किसकी, जिसकी अवस्था विलयन में उपस्थित कणों, क्या कहना है, जिसकी अवस्था विलयन में उपस्थित कणों तथा अणुओं के आकार पर निर्भर करती है, कोलाइडी विलयन कहलाता है। मीन्स आपको बोल देना है कि कोई ऐसा विलयन लीजिए जिसकी अवस्था में, किसी भी अवस्था में वो विलयन हो, उसमें उपस्थित जो कण हो या अणु हो उनकी जो आकार, उनके जो आकार पर विलयन निर्भर करता है, वही कोलाइडी विलयन कहलाता है। मैंने बताया ना कि कण कितना छोटा हो या कितना बड़ा हो, जो इस बात पर निर्भर करता है वही क्या कहलाता है, कोलाइडी विलयन। अब सीधी सी बात में ये सुन लीजिए, कोलाइडी विलयन वह विलयन होता है जिस पर किसी भी अवस्था में कोई भी कण हो या अणु हो, अगर इन कण और अणुओं की को देखता है, इन पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर मेरी बात कणों पर या अणुओं पर निर्भर करता है, वही कोलाइडी विलयन कहलाता है। कोलाइडी विलयन दोस्तों कणों या अणुओं पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वह विलयन, डेफिनेशन बड़ी प्यारी सी लिखनी है आपको, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वह विलयन
जिसकी अवस्था, वह विलयन जिसकी अवस्था, वह विलयन जिसकी अवस्था विलयन में उपस्थित कणों तथा विलयन में उपस्थित कणों तथा, तो बेटा यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस पूरी कंप्लीट लिख दी है। देखिए, वह विलयन जिसकी अवस्था विलयन में उपस्थित कणों तथा अणुओं पर निर्भर करती है कोलाइडी विलयन कहलाता है। ठीक है, देखिए इसके डेफिनेशंस आप लिख लीजिए, आपको नोट करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं समझाता हूँ ना जब तो दिक्कत हो जाती है। ये क्वेश्चन ज़्यादा बार नहीं पूछा गया है, यहाँ पर देखिए कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको सभी को बताऊँगा। अब आगे चलते हैं, ब्राउनी गति क्या होता है, क्या किस पर चलते हैं, ब्राउनी गति पर। एक बात और जान लीजिए, ये जो कणों का आकार होता है वह 1 नैनोमीटर, कितना, 1 नैनोमीटर से लेकर के 10 एंगस्ट्रॉम तक, 1 नैनोमीटर से 10 एंगस्ट्रॉम, या फिर अगर इतने के बीच में होगा कोई, इनके बीच जो कोलाइडी विलयन होता है, इन कोलाइडी विलयनों का कण या तो 1 नैनोमीटर से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम तक के बीच में होगा, अथवा 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर या फिर 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा। इन्हीं के बीच में ये कण तथा अणु रहते हैं। तो ये भी बात आप लिख सकते हैं कि कोलाइडी विलयन मतलब इस प्रकार के विलयनों में पदार्थ के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर के 10 एंगस्ट्रॉम तथा या अथवा 100 नैनोमीटर से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है, बीच होता है। ठीक है, चलते हैं आगे, ब्राउनी गति क्या होती है। ठीक है, अब देखिए बेटा, ब्राउनी गति क्या होती है। ब्राउनी गति वह गति होती है, देखिए जब आपने देखा होगा कोई विलयन है तो उस पर आपको, आप जो जल पीते हैं, पानी से ही मैं ले लेता हूँ, बहुत छोटे उदाहरणों से समझा देता हूँ। जो आप जल पीते हैं इसमें भी कुछ अणु रहते हैं, कीटाणु रहते हैं, कुछ कण रहते हैं, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देते, वो नहीं दिखाई देते ना। बहुत सारे आप क्लासेस में सुने होंगे पीछे की क्लास में कि अगर हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखें, किससे देखें, सूक्ष्मदर्शी से देखें, तो हमको इस पानी पर, इस जल पर बहुत सारे नजर आएंगे और हम इसे पी नहीं सकते। इसलिए जब आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आप पानी को गर्म करिए, इसके बाद पीजिए। मतलब गर्म करके ठंडा करने का मीन्स उनका ये होता है कि अगर आप गर्म करेंगे तो जो कीटाणु होंगे वो मर जाएंगे। तो देखिए ये कीटाणु होते हैं, तो अब ब्राउनी गति क्या होती है, इनसे अपना क्या रिलेशन है, इनसे अपना ये रिलेशन है कि जब हम किसी जल या किसी विलयन पर देखते हैं सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, तो इनके जो कण होते हैं ना वो टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, टेढ़े मेढ़े। पर सपोज करिए पहले ऐसे चलेंगे, फिर ये ऐसे चलेंगे, फिर ये ऐसे चलेंगे, फिर कहा ऐसे चल दें, फिर इसके बाद कहा पता क्या ऐसे चल दें, फिर इसके बाद क्या ऐसे चल दें। तो मतलब ये जो गति होती है इनकी टेढ़ी मेढ़ी होती है, यही गति क्या कहलाती है, ब्राउनी गति कहलाती है। तो आप सिंपल वे में बोल सकते हैं कि कोलाइडी विलयन सदैव तीव्र गति से चलता है, क्योंकि आप देखते होंगे, जब आप नहीं देख पाते, जो सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो जो भी कण होते हैं वो बहुत तेजी तीव्र गति से चलते हैं। तो ब्राउनी गति में आप बोल देंगे कोलाइडी विलयन हमेशा तीव्र गति से चलता है, परंतु यह इनकी जो गति होती है वो हमेशा टेढ़ी मेढ़ी देखी जाती है, यही टेढ़ी मेढ़ी गति ब्राउनी गति कहलाती है। आई होप इतना समझ में आया होगा ब्राउनी गति क्या होती है। ब्राउनी गति, किसी भी कोलाइडी विलयन हमेशा तीव्र गति में होते हैं और इनकी जो तीव्र गति होती है वो टेढ़े मेढ़े गमन करते हुए प्रतीत होती है। इनको सूक्ष्मदर्शी द्वारा जब हम लोग देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो इनके कणों की जो तीव्र गति होती है वह टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, यही टेढ़ी मेढ़ी गति ब्राउनी गति कहलाती है। कैसी गति कहलाती है, ब्राउनी गति कहलाती है। तो आई होप बेटा कमेंट करके बताइएगा कि मैं आपको ऐसे में भी समझा पा रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं ब्राउनी गति की डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। देख लीजिए बेटा, मैंने यही यहाँ पे लिखा है कि कोलाइडी का सदैव तीव्र गति से टेढ़े मेढ़े गमन करते प्रतीत होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं। जितने भी कोलाइडी का होते हैं कोलाइडी विलयन पर, वो हमेशा टेढ़े मेढ़े गति करते आपको दिखाई देंगे। अति सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण करने पर, मतलब अति सूक्ष्मदर्शी जो होता है उससे देखने पर इनकी जो गति होती है तीव्र टेढ़े मेढ़े चलना, मतलब जब ये टेढ़े मेढ़े चलते हैं, यही चलने की गति क्या कहलाती है, ब्राउनी गति कहलाती है। तो आई होप बेटा समझ में आया होगा। मैंने बताया कोई भी कोलाइडी विलयन होगा वह कोलाइडी कण, उनके जो कोलाइडी विलयन के जो कोलाइडी कण होते हैं वो तीव्र गति से मतलब गमन करते हैं, चलते हैं, ये देखा गया है। लेकिन जो इनकी चाल होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, यही चाल क्या कहलाती है, ब्राउनी गति कहलाती है। आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं, आइए समझाता हूं आपको टिंडल प्रभाव होता क्या है।
टिंडल प्रभाव बेटा होता है जैसे कि सपोज करो कोई कोलाइडी विलयन है, क्या है, कोई कोलाइडी विलयन है और उस कोलाइडी विलयन को हम अंधेरे में रखे हुए हैं। सपोज करो ये कोई भी कोलाइडी विलयन है, उसको हम अंधेरे में रखे हुए हैं। यहाँ पे बना लेता हूँ एक कोलाइडी विलयन। सपोज करो ये इतने, इसमें जो है इस बॉक्स में पूरे पूरे कोलाइडी विलयन भरे हुए हैं, ठीक। इस पर क्या है, कोलाइडी विलयन है। इस कोलाइडी विलयन में अगर हम किसी प्रकाश स्रोत से क्या करें, कोई प्रकाश स्रोत है, उस प्रकाश पुंज या प्रकाश स्रोत से हम इस पर किरणें डालें, क्या करें, किरणें डालें, तो वो किरणें हमें जो होती हैं चमकदार शंकु की तरह नजर आती हैं। किसकी तरह, चमकदार शंकु की तरह नजर आती हैं। वही चमकदार शंकु टिंडल शंकु या टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अंधेरे में रखा कोई कोलाइडी विलयन होगा, जब हम उसे प्रकाश पुंज से प्रवाहित कराते हैं, ये जैसे कि अंधेरे में मान लीजिए कोई कोलाइडी विलयन रखा हुआ है, इसे अगर हम प्रकाश पुंज से प्रवाहित कराते हैं तो जो इनके किरणों को, सपोज करो प्रकाश पुंज यहाँ पे रखा हुआ है, प्रकाश पुंज कहाँ पे रखा हुआ है, प्रकाश पुंज ये मान लीजिए ये कोई आपका प्रकाश पुंज है। सपोज करो ये प्रकाश पुंज है, ये प्रकाश पुंज क्या है, अंधेरे में रखा हुआ है। अगर इस प्रकाश पुंज से, ये अंधेरे में रखे हुए कोलाइडी विलयन को इस प्रकाश पुंज से हम लोग गुजारेंगे तो इस पर कुछ ना कुछ रेखाएं बनेंगी। तो जो भी किरणें बनेंगी, सपोज करो यहाँ पे किरणें बनी, ऐसे किरणें बनेंगी और यहाँ पे हम लोग एक टिंडल चमकदार शंकु रख देंगे, यहाँ पे शंकु सा नजर आने लगेगा, ऐसा कुछ आकृति बन जाती है। जब हम लोग यहाँ पे थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, जब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे प्रैक्टिकल बेस पर, तो यहाँ पे एक शंकु सा आकार नजर आता है और फिर जब ये यहाँ पे ऐसे जाती हैं, इससे होकर के जब ये गुजरती हैं रेखाएं, तो ये रेखाएं सभी दिशाओं में होती हैं, ऐसे भी होंगी, ऐसे भी होंगी और ये ऐसे भी होंगी, ऐसे भी होंगी। मीन्स मेरे कहने का हर दिशा में ये होती हैं। प्रकाशित, ये प्रकिरणित प्रकाश है, ये अपना क्या है, प्रकिरणित प्रकाश है, ठीक है, प्रकिरणित प्रकाश है, प्रकिरणित प्रकाश है। यहाँ पे ये है जो चमकदार टिंडल शंकु है, ये क्या है, टिंडल चमकदार शंकु, चमकदार शंकु, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे इसके आप डेफिनेशन लिखेंगे कि जब क्या करते हैं हम लोग, जब किसी अंधेरे में जब कोई कोलाइडी विलयन अंधेरे में रखा होता है और हम उसे प्रकाश पुंज से होकर गुजारते हैं, तो इन किरणों के मार्ग में, मतलब जैसे कि यहाँ पे अंधेरे में प्रकाश पुंज रखा हुआ है, वो कोलाइडी विलयन रखा है और यहाँ पे प्रकाश पुंज है, जब हम लोग इस कोलाइडी विलयन पर इस प्रकाश पुंज से गुजारेंगे तो रेखाएं जो होंगी, जो भी मार्ग पर रेखाएं होंगी, वो रेखाएं आपको नीली दिखाई देती हैं। कैसी, मार्ग इनका नीला दृश्यमान होता है, जैसे कि शंकु जैसे कि आकृति प्राप्त होती है। मतलब कि ये रेखाएं नीली दिखाई देंगी और ये आपको शंकु जैसा आकार प्राप्त होगा। मेरे कहने का फाइनल मीन्स ये है कि जब कभी आप कोलाइडी विलयन को अंधेरे में रखोगे और प्रकाश पुंज से होकर गुजारोगे तो उस पर एक टिंडल प्रभाव शंकु जैसा नजर आएगा और ये जो इनकी रेखाएं होंगी वो नीली नजर आएंगी। तो ये जो बीच में शंकु जैसा आकृति बनती है, इसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंपल वे में इसकी डेफिनेशन, जब किसी कोलाइडी विलयन को, लिख लेता हूं डेफिनेशन। देखिए मैंने यही डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिख भी दी है। देखिए सिंपल वे में डेफिनेशन इसकी क्या है कि सपोज करो एक प्रकाश पुंज है और अंधेरे में रखा हुआ कोई कोलाइडी विलयन है। जब किसी कोलाइडी विलयन को आप किसी प्रकाश पुंज से गुजारोगे तो इनके बीच में एक आकृति नजर आएगी, शंकु जैसी आकृति नजर आएगी, जिसे हम टिंडल शंकु या टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। जब किसी कोलाइडी विलयन को अंधेरे में रखते हैं और उसे किसी प्रकाश पुंज से होकर गुजारते हैं तो उसके बीच एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देती है, जो टिंडल शंकु कहलाती है। इसे हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे गलत लिख गया है, इसे आप कर देंगे टिंडल प्रभाव, ठीक है। तो मैंने डेफिनेशन अच्छे से समझा दी आपको कि सपोज करो कोई एक प्रकाश पुंज है और अंधेरे में रखा हुआ कोलाइडी विलयन, जब आप अंधेरे में रखे हुए कोलाइडी विलयन को किसी प्रकाश पुंज से होकर गुजारोगे तो उसके बीच में एक आकृति नजर आएगी जो एक शंकु जैसी होगी। यही क्या कहलाती है, टिंडल शंकु या टिंडल प्रभाव कहलाती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, देख सकते हैं कितने बार पूछा गया है। हार्डी-सुलजे का नियम, फिर इसका आता है सौर संख्या, विद्युत का संचालन। तो इन तीन टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं।
देखिए हार्डी सुलजे का नियम, हार्डी सुलजे का नियम बेटा कहता है, हार्डी सुलजे नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि अगर कोई विपरीत आवेशित मतलब कि इसकी जो दिशा होगी वो विपरीत होगी, सपोज करो इसे जाना इधर है परंतु ये जाएगा इधर, मतलब इसकी दिशा कैसे होगी, विपरीत दिशा होगी, मतलब विपरीत आवेशित कोई आयन होगा उसकी संयोजकता अधिक होती है। मतलब हार्डी सुलजे ने कहा था कि अगर कोई विपरीत आवेशित है, क्या है, विपरीत आवेशित आयन है, विपरीत आवेशित कोई आयन है तो उसकी जो संयोजकता होगी एस, वो संयोजकता कितनी होती है, मैक्सिमम होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि इस नियम के अनुसार विपरीत आवेशित आयन की जो संयोजकता होती है वो सबसे अधिक होती है। क्या होती है, जिसकी जो संयोजकता होती है उसकी, मतलब जितना अधिक, मतलब जितना विपरीत आवेशित आयन होगा उसकी संयोजकता उतनी ही अधिक होती है। मतलब जितना विपरीत आवेशित होगा, जितना भी मतलब विपरीत आवेशित होगा उसकी संयोजकता भी उतनी ही अधिक होगी और उसकी स्कंदन क्षमता, क्या होती है, स्कंदन क्षमता, ये भी उतनी ही अधिक होती है। इसकी स्कंदन क्षमता भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, अधिक होती है। तो इसकी डेफिनेशंस क्या लिखनी है आपको, कि इसकी डेफिनेशन सिंपल में लिख देनी है, इस नियम के अनुसार, ये लिख देंगे हार्डी सुलजे के नियम के अनुसार विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है कोलाइडी विलयन के लिए स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। मेरे कहने का मीन्स है कि जो ये हार्डी सुलजे का नियम है इसमें विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। मतलब कि इसके जो आयन की संयोजकता है, जितनी अधिक संयोजकता हो जाएगी उतनी ही अधिक स्कंदन क्षमता भी होगी। तो डेफिनेशंस में लिख लेता हूं, फिर आपसे बात करता हूं। तो देखिए बेटा मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस लिख दी है, डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। इस नियम के अनुसार विपरीत आवेशित आयन की, देखिए इस पे बात हो रही है अपन विपरीत आवेशित आयन की। इस नियम के अनुसार जो विपरीत आवेशित आयन होगा उसकी संयोजकता उतनी ही अधिक होगी। मैंने बताया जो विपरीत आवेशित आयन होगा उसकी संयोजकता अधिक होगी और जितनी अधिक संयोजकता होगी कोलाइडी विलयन के लिए उसकी स्कंदन क्षमता क्या होगी, उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। मतलब यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है संयोजकता को स्कंदन क्षमता से, स्कंदन पावर से। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो विपरीत आवेशित आयन होगा जितनी उसकी संयोजकता अधिक होगी कोलाइडी विलयन के लिए उसकी जो स्कंदन क्षमता होगी उतनी ही अधिक होगी। जितनी अधिक संयोजकता उतनी ही अधिक ये होगी आपकी स्कंदन क्षमता, वो भी कहे के लिए, कोलाइडी विलयन के लिए। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता कोलाइडी विलयन के लिए उतनी ही अधिक होगी। मेरे कहने का मतलब है बेटा कि विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता आप जितनी भी अधिक कर देंगे, विपरीत आवेशित कोई, ये सपोज करो कोई आयन है विपरीत आवेशित, जितनी इसकी संयोजकता होगी अगर हम लोग इसे कोलाइडी विलयन में ले जाएंगे तो स्कंदन क्षमता इसकी उतनी ही अधिक होगी। मतलब कि आप कह दें कि कह सकते हैं संयोजकता इज इक्वल देन स्कंदन क्षमता ऑन दी, किसके, ऑन द, आप बोल सकते हैं कोलाइडी विलयन। ठीक है, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग अगले पे चलेंगे, स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या क्या होता है ये आपको मैं समझाऊंगा। स्वर्ण संख्या, आइए समझते हैं स्वर्ण संख्या क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं वहाँ पीछे मैंने आपको दिखा दिया है। देखिए बेटा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है इसलिए मैंने डेफिनेशंस को पहले ही लिख दिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा ही डेफिनेशन को समझाऊंगा। इस डेफिनेशन को आपको लगभग लर्न करना पड़ेगा, स्वर्ण संख्या डेफिनेशन, क्योंकि इसे समझाने के लिए कम से कम 10 मिनट का टाइम चाहिए। अगर आपके समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे फुल एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, देखिए इसके ये स्वर्ण संख्या होती क्या है। द्रव स्नेही कोई कोलाइड है, सपोज करो द्रव स्नेही का मतलब होता है जो कि द्रवित पदार्थ से प्यार करे, स्नेह करे। मतलब द्रव स्नेही कोई ऐसा कोलाइड जिसे मिलीग्राम में कोई उसकी मात्रा ले, हम किसमें, किलो में नहीं लेना आपको। कोई द्रव स्नेही कोलाइड है उसको मिलीग्राम में कोई मात्रा लेनी है, मिलीग्राम में लेनी है, किलो में नहीं लेना और काहे में नहीं लेना, उसकी मिलीग्राम में लेना है। ठीक है, अगर कोई इस द्रव स्नेही कोलाइड है उसको आप मिलीग्राम में कोई उसकी मात्रा लेते हैं तो जो उसकी मात्रा लेंगे वो उसके 100 में कोलाइडी विलयन में, मान लीजिए उसकी जो मात्रा लेंगे उसका कोलाइडी विलयन 10 मिली में उपस्थित है,
किसमें है 10 मिली है, जो 10 मिली आपने निकाल लिया। कोई स्वर स्नेही कोलाइडी है, कोई द्रव स्नेही कोलाइडी है, उसको आपने 10 मिली निकाल लिया, क्योंकि आपको मिलीग्राम में निकालना है। उसे आपने 10 मिली निकाल लिया, उसमें उपस्थित होने पर उसका जो 1 मिली होगा ना, उसमें 10% NaCl होगा। क्या होगा? 1 मिलीग्राम 10% NaCl होगा। ठीक है, 1 मिलीग्राम में 10 मिलीग्राम आपने निकाला तो उसमें 1 मिलीग्राम में 10% NaCl होगा, यानी कि पूरे पूरे 10 मिलीग्राम में 100% NaCl होगा। मेरे कहने का मतलब जो द्रव स्नेही पदार्थ होते हैं वो NaCl होते हैं। ठीक है, तो सपोज यहां से आप बोलेंगे कोई द्रव स्नेही पदार्थ उसको मिलीग्राम में हमें लेना है, तो मिलीग्राम में वह मात्रा, किसमें? मिलीग्राम में वह मात्रा जो स्वर कोलाइडी विलयन के 10 मिली में उपस्थित होने पर भी 1 मिली में 10% NaCl द्वारा स्कंदन करने पर रक्षा करती है, स्वर संख्या कहलाती है। यहाँ पे आगे लिख लेंगे स्वर संख्या कहलाती है। 1 मिली क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पे 10 मिलीग्राम आपने लिया है कोई स्नेही कोलाइडी, वहां पे 1 मिली में 10% NaCl है। तो ठीक है, इस डेफिनेशंस को आप थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया है, आप इसे याद करेंगे। अगला जो अपना क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट था पेप्टीकरण। क्या था? पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन। कोई आपका ताजा अवक्षेप है, कोई क्या है? कोई आपका ताजा अवक्षेप है। देखिए पेप्टीकरण क्या होता है, समझाता हूं आपको। पेप्टीकरण, कोई बेटा ताजा अवक्षेप बना हुआ रखा है। क्या है? कोई ताजा अवक्षेप बना रखा है। सपोज करो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ताजा अवक्षेप। अभी ये कोलाइडी विलयन नहीं है, ये ताजा कोई अवक्षेप है और बना हुआ रखा है ये। ठीक है, इसको हमें बनाना है कोलाइडी विलयन। क्या बनाना है? कोलाइडी विलयन। तो इसमें कुछ ना कुछ तो बेटा मिलाना होगा, तभी ये जाके कोलाइडी विलयन में बदलेगा। अगर सपोज करो कोई आपके पास में अगर पानी है आपका, अगर आप पानी में अगर इसे शरबत में बदलना चाहते हो तो इसमें कुछ ना कुछ तो मिलाना पड़ेगा, तभी ये शरबत बनेगा। जैसे कि चीनी आप लोग मिलाते हो तो चीनी मिलाना पड़ेगा तभी शरबत बनेगा। तो सपोज करो किसी ताजे अवक्षेप में, किस पर? किसी ताजे अवक्षेप में जो भी हम मिलाएंगे उसको हम केमिस्ट्री की भाषा में बोलेंगे विद्युत अपघट्ट। क्या बोलेंगे? विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघट्ट। तो आप बोल देंगे किसी ताजे अवक्षेप को विद्युत अपघट्ट में मिलाकर उसे पुनः कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने का जो प्रक्रम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन कहते हैं। पेप्टीकरण क्या है? एक प्रक्रम है, एक क्रिया है कोलाइडी विलयन में बदलने की। सपोज करो कोई विलयन है, उसे आपको कोलाइडी विलयन में बनाना है तो उसमें कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा, जो भी पदार्थ मिलाना पड़ेगा, जो भी विद्युत अपघट्ट मिलाना पड़ेगा। मिलाने के बाद जब जो मिलाने की क्रिया होती है वही क्या कहलाती है? पेप्टीकरण कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशंस बेटा आप देखिए, थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग, मैं बोल रहा हूं। ताजे बने अवक्षेप को क्या लिखेंगे? ताजे बने अवक्षेप को विद्युत अपघट्ट मिलाकर, ताजे बने अवक्षेप को विद्युत अपघट्ट मिलाकर पुनः कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने का जो प्रक्रम होता है, पुनः कोलाइडी विलयन में जो बदलने का प्रक्रम होता है उसे आप लोग पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा। ताजे बने अवक्षेप को विद्युत अपघट्ट में मिलाकर पुनः कोलाइडी विलयन, मतलब पहले कोलाइडी विलयन था, फिर अब कोई ताजा अवक्षेप रखा है, उसे फिर आपको कोलाइडी विलयन बनाना है, तो उसमें विद्युत अपघट्ट जो भी आप मिलाएंगे वही क्या कहलाएगा? पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन। तो इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग बात करते हैं विद्युत कण संचलन की। किसकी बात करते हैं? विद्युत कण संचलन। अब ये क्या होता है बेटा? विद्युत कण संचलन। आइए देखते हैं। विद्युत कण संचलन बेटा वो होता है जो ये कोलाइडी विलयन होते हैं, ये विपरीत आवेश वाले होते हैं। कैसे होते हैं? इनका जो आवेश होता है वो विपरीत आवेश वाला होते हैं। तो ये विपरीत आवेशित जो भी कण होते हैं वो इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। किसको? विद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र का कुछ ना कुछ प्रभाव लगता है, जो भी विद्युत क्षेत्र का प्रभाव लगता है विद्युत कण संचलन कहलाता है। विद्युत क्षेत्र का जो भी प्रभाव लगता है वो क्या कहलाता है? विद्युत कण संचलन कहलाता है। इसकी भी डेफिनेशंस आप नोट कर लीजिए। नोट में लिखेंगे विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी विलयन के कण। मैं इसे लिख देता हूं डेफिनेशंस को। वीडियो बहुत ही लॉन्ग जा रहा है यार, इस वीडियो को कोई भी बच्चा पूरा नहीं देखता। नहीं, मुझे लॉन्ग वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं समझा कम पा रहा हूं। लिखिएगा बेटा, ऐसे ही लिखिएगा। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, लिखिएगा विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण विपरीत आवेश वाले, कोलाइडी कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। इतनी सी बात लिख गई। आप लिखेंगे कोलाइडी कण
मैं लिख देता हूँ, कोलाइडी का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का विद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे। देखिए बेटा, मैं इस डेफिनेशंस को ज़्यादा समझा नहीं सकता, बस यहाँ पे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है। और आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि कौन कौन सपोर्ट कर रहा है इस सीरीज पर। ये सीरीज आगे कंटिन्यू डेली एक चैप्टर बनाया जाए या ना बनाया जाए, और आप लोग इसे कौन कौन शेयर कर रहा है। देखिए, विद्युत का संचलन मैंने लिख दिया है, आप लिख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का इस प्रकार इलेक्ट्रोड की और गमन करना विद्युत का संचलन कहलाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। बच्चों, अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो बस आपको डाउटनट ऐप को खोलना है और क्लिक करना है अपने सवाल को, और बस क्रॉप करके भेज देना है। 5 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। चाहे फिर वो आपका सवाल होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो, यानी किसी भी बोर्ड का हो, या IIT JEE मेन एडवांस का हो, या 6 से लेकर 12th तक का हो। ठीक है, तो सभी डाउटनट पर आपका जो सॉल्यूशन होगा, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी का भी सवाल हो, सबका सॉल्यूशन आपको डाउटनट ऐप पर मिलेगा। और 9th से 12th तक की यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आज ही जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है डाउटनट।